Hello students, very good morning to all. Myself Subira Chaudhary, Assistant Professor, Department of Geology. इससे पहले के जो वीडियो थे उसमें हम पढ़ रहे थे अबाउट इम्यूनोलॉजी. लास्ट वीडियो में इम्यूनोलॉजी कंप्लीट हो चुका है. आज हम पढ़ेंगे उसके आगे वाली यूनिट. इसमें आज का जो अपना टॉपिक है वो है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. और जब हिस्ट्री के अपन माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री की जब बात करेंगे तो अपन देखेंगे मैंने यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट के पोस्टर लगाए हैं. इसके अलावा और भी कुछ साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में अपन थोड़ा लिटिल बिट यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहले अपन बात करते हैं इंट्रोडक्शन. व्हाट इज़ द माइक्रोबायोलॉजी एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ माइक्रोब्स. So microbiology is the study of organisms that are too small to be seen by the naked eye. मतलब बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें अपन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं या ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं जो कि बहुत ही छोटे होते हैं जिनको अपन अपनी नेक्ड आई से अपन देख नहीं सकते हैं. The microbes have coexisted with humans from the beginning of civilization, providing both beneficial and detrimental roles to human life. और ऐसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो ऑर्गेनिज्म है जिनको अपन अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उनको अपन कहते हैं माइक्रोब्स. तो ये माइक्रोब्स का ह्यूमन लाइफ के साथ एक गहरा रिश्ता है. दोनों एस्पेक्ट्स में है. ये अपने लिए बेनिफिशियल्स भी हो सकते हैं और डेट्रीमेंटल मतलब अपने लिए नुकसानदायक भी हो सकते हैं. अभी माइक्रोब्स हैं उनमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड हैं. द डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्लूड्स एल्गी हो सकता है, आर्किया हो सकते हैं, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड वायरसेस. अब बात करते हैं हिस्ट्री की. हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट्स इन द 3rd century BC विथ हिप्पोक्रेट्स रिकॉर्डिंग आइडियाज ऑफ इन्फेक्शन एंड डिजीज. माइक्रोबायोलॉजी की जो हिस्ट्री रही है वो 3rd century BC के साथ ही स्टार्ट हो चुकी थी, हिप्पोक्रेट्स के टाइम, जिन्होंने आइडियाज़ दिए थे अबाउट इन्फेक्शन एंड डिजीज़ के बारे में. मलेरिया जो है इसका कॉजिटिव एजेंट है वो है प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम. मॉस्किटो बॉर्न इन्फेक्टिस डिजीज थॉट टू हैव किल्ड अलेक्जेंडर द ग्रेट. सिकंदर जो महान कहते अपन, उसकी जो मौत हुई थी वो मलेरिया की वजह से हुई थी. बल्बोनिक प्लेग, इसका जो कॉजिटिव एजेंट है वो है यर्सिनिस पेस्टिस, कॉज्ड ब्लैक डेथ इन यूरोप. बिटवीन 25 to 40% ऑफ यूरोप डाइड. पोटैटो ब्लाइट, पाइथोप्टोरा इन्फेस्टेंस कॉज्ड आयरिश पोटैटो फैमाइन. पोटैटो क्रॉप्स वर वाइप्ड आउट. तो ये कुछ हिस्ट्री रही है जो कि बहुत पहले से इनके बारे में आइडिया आए. इन्वेंशन ऑफ माइक्रोब्स, क्योंकि अपन ने कहा है कि माइक्रोबायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच लीड्स टू द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट वी कांट सी विद आवर नेक्ड आइज. तो अपने को अगर अपनी आंखों से अपन उनको नहीं देख सकते हैं तो अपने को उनको देखने के लिए किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ी. इसलिए माइक्रोस्कोप की खोज हुई. द साइंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी स्टार्टेड विद द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप की खोज के साथ ही माइक्रोबायोलॉजी के बारे में और ज़्यादा जाना गया. द फर्स्ट रिपोर्टेड कंपाउंड माइक्रोस्कोप वॉज मेड बाई जैकेरियस जैनसन ए डच स्पेक्टेकल मेकर. जो सबसे पहले जो माइक्रोस्कोप बनाया गया वो एक जैकेरियस जैनसन नाम के डच के एक चश्मा बनाने वाली एक चश्मा बनाते थे, उन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप बनाया. वन ऑफ द फर्स्ट टू यूज ए माइक्रोस्कोप वाज रॉबर्ट हुक इन 1665. और जिन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप का यूज़ किया वो थे रॉबर्ट हुक. इन्होंने सेल्स को देखा माइक्रोस्कोप के अंदर. ही यूज द माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व सेल्स. फिर आता है एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक के बारे में. द फर्स्ट एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ माइक्रोब्स वाज रिपोर्टेड इन 1674 बाय एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ए डच लैंडस्मार्कर. लेकिन जो माइक्रोब्स के बारे में एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन दिया वो किन्होंने दिया, एंटन वॉन
ल्यूवेनहॉक ने, ये भी एक लेंस मेकर थे। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू सी एंड डिस्क्राइब लिविंग माइक्रोब्स, और यही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने माइक्रोब्स को देखा और उनके बारे में बताया। ही ऑब्जर्व्ड एंड डिस्क्राइब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज एनिमेकुलस, और इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या नाम दिया? एनिमल। अब बात करते हैं कि कहाँ से माइक्रोबायोलॉजी के बारे में शुरुआत हुई और क्या इसके फेवर में थ्योरियाँ आई और उन थ्योरीज को कैसे नकारा गया। तो सबसे पहले एरिस्टोटल, जिसको अपन फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं, इनका जो बिलीफ था वो था द बिलीफ इन द स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ लाइफ from non-living matter was introduced by Aristotle, who lived around 350 BC. ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी में बिलीव करते थे। स्पॉन्टेनियस जनरेशन का मतलब है ए लाइफ फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर, मतलब किसी नॉन लिविंग मैटर से अपने आप ही किसी लिविंग बीइंग की उत्पत्ति हो जाना, जिसको अपन एबायोजेनेसिस भी कहते हैं। ये मानते थे कि कोई भी जो नॉन लिविंग मैटर है उसमें एक वाइटल फोर्स पाया जाता है, मतलब कि अंदरूनी ताकत पाई जाती है जिसकी वजह से वो एक लिविंग में कन्वर्ट हो जाता है, और इसको अपन एबायोजेनेसिस भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, इट वॉज रेडियली ऑब्जर्वेबल दैट एफिड्स अराइज फ्रॉम द ड्यू विच फॉल्स ऑन प्लांट्स। इनका मानना था कि एफिड्स जो एक इंसेक्ट्स होते हैं, अगर पेड़ पौधों की पत्तियों पर जो ड्यू, अपन जिसको ओस कहते हैं, ओस गिरने से उस पर एफिड्स अपने आप पनप जाते हैं। फ्लियाज फ्रॉम प्यूट्रिड मैटर, जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उनसे मक्खियाँ अपने आप पैदा हो जाती हैं। माइस फ्रॉम डर्टी है, जो भी अपना चारा वगैरह होता है, घास फूस होता है, उससे माइस पनप जाते हैं। ये इनका मानना था। दिस बिलीफ रिमेन्ड अनचैलेंज्ड फॉर मोर देन 2000, और यही अवधारणा लगभग, और ये मत जो विश्वास था लोगों का, ये काफ़ी समय तक चला, लगभग 2000 साल तक लोग इसी मत में बिलीव करते रहे और किसी ने भी इसको चैलेंज नहीं किया। ये कुछ एग्जाम्पल जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन में बिलीव करते थे, उन्होंने बताया कि मडी सोइल गिव राइज टू द फ्रॉग, मतलब कीचड़ में अपने आप मेंढक आ जाते हैं। माइस केम फ्रॉम द मोल्डी ग्रेन, जो भी अनाज है अगर वो सड़ जाता तो उसमें से चूहे निकल जाते हैं। सीवेज एंड गार्बेज टर्न्ड इनटू द रैट्स, जो भी अपने कचरा होता है घर का या सड़े कपड़े होते हैं, उनमें से माइस अपने आप पनप जाते हैं। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। लेकिन आप भी सोच सकते हैं कि ऐसा क्या हो सकता है क्या, किसी नॉन लिविंग मैटर से लिविंग बन जाएं। तो काफ़ी समय तक इस अवधारणा को एक्सेप्ट किया गया, लोगों ने मानने लगे इसको। लेकिन फिर एक साइंटिस्ट आए, फ्रांसेस्को रेडी, उन्होंने थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस दी। द स्पॉन्टेनियस जनरेशन वॉज कंट्रोवर्टेड बाय फ्रांसेस्को रेडी, who showed that fly maggot do not arise from decaying meat if the meat is covered to prevent the entry of flies. इन्होंने कहा कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन जैसी कोई भी थ्योरी नहीं है, नकारा इन्होंने इस थ्योरी को। उन्होंने कहा कि अगर जो भी मीट है उसको अगर अपन किसी कपड़े से या किसी सील से उसको सील कर देते हैं, ढक देते हैं, तो उसमें कोई भी मैगट नहीं पनप सकते। अगर हम उनकी एंट्री को रोक देते हैं तो इस मीट के ऊपर किसी भी तरह की फ्लियाज या ये जो मैगट है वो नहीं पनपेंगे। ये डिस्प्रूव्ड स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ मैगट्स, इन्होंने डिस्प्रूव किया, इसको नकारा कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन की तरह की कोई थ्योरी नहीं होती है। दिस अरोज क्वेश्चन ऑन एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। उन्होंने ऐसा कहा इसलिए इन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन की जो थ्योरी थी उस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया। रेडी का जो एक्सपेरिमेंट था वो ये था कि उन्होंने 3 जार लिए। एक जार में उन्होंने, तीनों में उन्होंने मांस के टुकड़े रखे। एक जार को उन्होंने खुला रखा, दूसरे जार को उन्होंने टाइटली सील्ड कर दिया, और थर्ड पे एक गॉज लगा दिया, मतलब जालीदार कोई कपड़ा या फिर जिसमें सिर्फ एयर पास हो सकती है, कोई डस्ट पार्टिकल या फिर कोई और चीज़ें नहीं जा सकती हैं।
तो इन्होंने देखा जो अनसील्ड मतलब जो बिना ढका हुआ जार था उसमें मैगट्स आए मीट पे, मैगट्स मतलब जो लार्वा हैं मक्खी के वो आए और लार्वा पन गए यहाँ पे। जो दूसरा सील्ड था उसमें नो मैगट ऑन मीट, मीट पे किसी भी तरह के कोई लार्वा नहीं दिखे। गॉज थर्ड में जो एक जालीदार कपड़ा लगा हुआ उसमें फ्यू मैगट्स ऑन गॉज नन ऑन मीट। उन्होंने देखा इस ऊपर कपड़े के ऊपर तो उनको लार्वास दिखे लेकिन यहाँ अंदर कोई भी लार्वा नहीं दिखे। तो इन्होंने बताया कि अपने आप ही कोई वाइटल फोर्स नहीं होता जिसकी वजह से लार्वा या कोई लिविंग एनिमल आ जाए वहाँ पे। ये कहीं ना कहीं पहले से ही बाहर थे जो इसके कांटेक्ट में आने पर पनप गए हैं। फिर एक साइंटिस्ट हुए जॉन नीदम, इन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन को और बढ़ावा दिया। स्पॉन्टेनियस जनरेशन फॉर स्मॉल ऑर्गेनिज्म अगेन गेन्ड फेवर व्हेन जॉन नीदम शॉट दैट इफ ए ब्रॉथ वाज बॉइल्ड एंड देन अलाउड टू सिट इन द ओपन एयर इट बिकेम क्लाउडी। इन्होंने कहा कि अगर अपन किसी ब्रॉथ मतलब जो सूप होता है अपना उसको अपन गर्म करें और फिर थोड़ी देर के लिए वापस उसको ठंडा करें, तो एक जब गर्म करते हैं तो उसमें जो भी एनिमल्स होते हैं या फिर जो भी मर जाएंगे, लेकिन ठंडा करने पर उनमें वापस से वो वाइटल फोर्स प्रेजेंट होने की वजह से लिविंग बींग्स पनप जाते हैं। ये था इनका एक्सपेरिमेंट कि सपोज ये इन्होंने चिकन ब्रोथ मतलब चिकन सूप लिया जिसमें माइक्रोबियल ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, लेकिन जब इसको हीट किया एक बार के लिए सारे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे वो मर गए, लेकिन कुछ दिनों बाद देखा कि ब्रोथ में वापस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए। इट मीन्स अपने आप ही यहाँ इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पनप गए हैं। सो इन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन को सपोर्ट किया। लेकिन ये मत भी नकारा गया। एक साइंटिस्ट है लाजारो स्पालेंजिनी 1729 से 1799 में। लाजारो स्पालेंजिनी डिस्प्यूटेड द थ्योरी ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिंग द एयर कैरिंग जर्म्स टू द कल्चर मीडियम। इन्होंने जो नीदम ने सपोर्ट किया था स्पॉन्टेनियस जनरेशन उसका वापस से विरोध किया। इन्होंने नीदम का जो एक्सपेरिमेंट था उसको सील्ड फ्लास्क में किया। नो ग्रोथ वाज ऑब्जर्व्ड अंटिल द फ्लास्क वर ओपन्ड। उन्होंने बताया कि जब तक अपन फ्लास्क को खोलेंगे नहीं तब तक उनमें कोई भी ग्रोथ अपने को नहीं मिलेगी। देन स्पालेंजिनी शोड दैट माइक्रोब्स कम फ्रॉम एयर एंड दैट बॉइलिंग द माइक्रोब्स कैन किल इट। अपन इनका एक्सपेरिमेंट देखते हैं इन्होंने क्या किया। नीदम ने बताया कि जो भी अपना सूप था उसको जब अपन गर्म करते हैं तो वो क्लियर हो जाता है, उसमें से सारे माइक्रोब्स हैं वो मर जाएंगे, लेकिन थोड़े दिन बाद में उसमें माइक्रोब्स वापस आ जाते हैं अपने आप ही। इट्स फेवर स्पॉन्टेनियस जनरेशन। लेकिन स्पालेंजिनी ने क्या कहा कि अपन माइक्रोब्स को यहाँ पे सूप को जैसे गर्म किया तो माइक्रोब्स ख़त्म हो गए, लेकिन इन्होंने जार को खुला रखा और इन्होंने जार को बंद रखा। फिर उन्होंने देखा कि थोड़े दिन बाद में देखा कि अभी भी यहाँ पे कोई भी माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं है। मतलब जब आप जार को सील कर दोगे बाहर से कोई भी हवा के साथ डस्ट पार्टिकल के साथ कोई भी माइक्रोब्स अंदर नहीं आ पाएंगे इस ब्रोथ के कांटेक्ट में, तो ये यहाँ पे नहीं पनप पाएंगे। जबकि खुले जार में ये हवा में थे कहीं पहले से और लेकिन इस ब्रोथ के कांटेक्ट में आने पे यहाँ पे ये पनप गए। तो इन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन को फिर से नकार दिया। सो ये था अपना एक जनरल इंट्रोडक्शन। इससे आगे का अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।